हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आप जानती हैं कि यूजीसी का जो नेट का एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 10 मार्च तक होने वाला है। और आज तारीख हो गई है 19 जनवरी। यानी टाइम कितना रहा एग्ज़ाम में? लगभग 1 मंथ रहा एग्ज़ाम में। अब सभी के मन में ये सवाल है, सभी के ये क्वेरी आ रही है कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, इतने कम टाइम में किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से रिवीजन करें, किस तरह से पढ़ें कि हमारा फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि जीआरएफ करने में, नेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरह से पढ़कर हम कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने जो फरवरी में रिजल्ट आया था उसमें AIR 4th रैंक से JRF किया था और मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। उसमें मेरा स्कोर था 99.98% और फर्स्ट पेपर की बात करती हूँ तो मेरा स्कोर था 78% और उसमें से मेरे यानी 39 क्वेश्चन सही थे 50 में से। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से पढ़ा था और किस तरह से तैयारी की थी। उसी के बेस पर मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पढ़ सकते हो, किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो इतने कम टाइम में। एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा? एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 21 फरवरी से, यानी पूरा अब 1 मंथ रहा है। इस 1 मंथ में जो भी करना है इस 1 मंथ में करना है, ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो सके, नेट हो सके, JRF हो सके। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि आगे सेट का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, जो कि कब होगा? 19 मार्च को। और आप जानते हैं कि सेट का सिलेबस भी सेम ही है जो नेट का सिलेबस है। जो राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 19 मार्च को, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर की तैयारी आप जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसी हिसाब से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर का में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं। तो आप जानते हैं इस बारे में कि 10 यूनिट होती है, उसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एक यूनिट से एवरेज 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिट से 5 ही आए। हो सकता है 7 से 8 आ जाए, हो सकता है किसी से 3 से 4 ही आए। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि एक यूनिट से कुल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सबसे पहले आपकी तैयारी इस पर निर्भर करता है कि आपका टाइम टेबल क्या है, आप अपने सब्जेक्ट को और फर्स्ट पेपर को कितना टाइम देते हो। और आप जानते हैं कि केवल 1 मंथ बचा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगाना है, यानी तैयारी करने में लगाना है। मान लीजिए आपको, अगर आप अब जानना चाहते हो कि हम कितना पढ़ें लगभग एवरेज की हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ें। 12 से कम ना पढ़ें, 12 से ज़्यादा ही पढ़ें। अब बात करते हैं कि इसमें से फर्स्ट पेपर को कितना टाइम दें और अपने सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है और आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो, और तो आप इनमें से 4 घंटे फर्स्ट पेपर को देना है। आप बाकी अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप एक दिन में कितनी स्टडी करते हो, कितने टाइम स्टडी करते हो। लेकिन इन 12 घंटे से आपको 4 घंटे देना है फर्स्ट पेपर को। अगर आपका सेकंड पेपर अच्छा है लेकिन फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, फर्स्ट पेपर में काफ़ी कमियां हैं, तो आपको इन 12 घंटे में से 5 घंटे फर्स्ट पेपर को देना है एवरेज। ठीक है, तो आपको 5 घंटे देना है फर्स्ट पेपर के लिए। अब बात करते हैं आगे इन यूनिट के बारे में, यानी कौन कौन सी यूनिट आती है और कौन कौन सी है। इनमें पहली यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, दूसरी है रिसर्च की, तीसरी है कॉम्प्रहेंशन यानी कि जो RC की यानी पैसेज की, चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन की, पांचवी है मैथ और रीजनिंग की, छठी है लॉजिकल रीजनिंग की, सातवीं है DI की, आठवीं है ICT की और नौवीं है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की और लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन की। यानी ये 10 यूनिट है, इनमें से इनको रिवीजन करना है, इन्हें पढ़ना है, कुछ पार्ट में विभाजित कर लेनी है। जैसे जैसे मैंने किया है कि एक पार्ट में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को किया है। जो दूसरा है उसमें मैंने किया है लॉजिकल रीजनिंग, ICT और
हायर एजुकेशन को। जो तीसरा पार्ट है उसमें मैथ रीजनिंग को, DI को और जो RC है उसको। और जो लास्ट में बच गया पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है। मान लीजिए आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ोगे फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इस हिसाब से जो मैं बता रही हूँ कि 4 घंटे पढ़ना है एक दिन में। किसको? फर्स्ट पेपर को। उनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले पार्ट की, यानी मैथ, रीजनिंग, DI और RC की बात करते हैं। आपको जो 4 घंटे हैं उनमें से डेली 30 मिनट आपको इस वाले पार्ट को देने हैं। डेली के 30 मिनट इस वाले पार्ट को देने हैं। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप इसका मैनेज करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी मैथ और रीजनिंग कैसी है, क्योंकि कुछ लोगों की अच्छी होती है और कुछ की नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसे स्किप कर देते हैं। तो बात करती हैं, अगर पहली बात करती हूँ जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जिसे मैथ रीजनिंग अच्छी लगती है और जिसे आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैथ रीजनिंग आता है तो आपको DI भी आता होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इस वाले पार्ट को कैसे पढ़ना है। आपको डेली का एक RC करना है, जिसमें कितना टाइम लगेगा, आपको 5 से 10 मिनट देना है डेली का, ठीक है। डेली एक RC करना है जिसमें आपको 5 से 10 मिनट देना है, ठीक है। और एक दिन करना है RC और दूसरे अगले दिन करना है आपको DI, यानी आपको एक दिन तो करना RC और एक दिन करना है DI। तो इस हिसाब से 5 से 10 मिनट, मान लीजिए 10 मिनट आप दोगे RC और DI को। डेली का एक RC सोल्व करना है और एक करना है DI सोल्व, ठीक है। तो पीछे रह गया 20 मिनट। कितना टाइम रह गया? अब रह गया है 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग करना है, जिसमें आपको एक दिन करना है मैथ का और एक दिन करना है आपको रीजनिंग का, ठीक है। और आप जानते हैं कि मैथ में कुछ टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें से है, एक तो हो गया आपका परसेंटेज वाला। कौन सा पार्ट? एक तो हो गया परसेंटेज वाला, दूसरा पार्ट हो गया एवरेज वाला। कौन सा हो गया? एवरेज वाला। ये जो दो पार्ट है, इन दो पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये DI है वो भी एवरेज और परसेंटेज के बेस पे आती है। तो आपको इन दो पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जिनको मैथ अच्छी नहीं लगती, यानी जिनको मैथ समझ नहीं आती, उनके लिए कि आपको एवरेज और परसेंटेज ये दो पार्ट आपको करने ही होंगे, ठीक है। आप किसी भी एजुकेटर से, अगर या फिर आपके आस पास में कोई है जिन्हें अच्छे से मैथ आती है उनसे, या फिर किसी भी एजुकेटर से जिससे आपको समझ आती है उनसे आप कर सकते हो। डेली का ऐसा कर सकते हो, जैसे एक दिन आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दिन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको ये दोनों पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें मैथ या रीजनिंग आती है। तो आपको जितने भी मैथ रीजनिंग में टॉपिक है उनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप जानती हैं कि मैथ रीजनिंग से ये वो पार्ट है जिनसे आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर आपने ये पार्ट स्किप कर दिया तो आप अपने नेट और JRF के सपने को पीछे छोड़ रहे हो। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग से 5 क्वेश्चन और DI से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपके भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, आपके नेट और JRF के सपने को बना सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। तो आपको इसमें, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि जो आपको आता है वो भी तो आपने सीखा ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप जन्म से जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये कोई पहाड़ है जिसे आप चढ़ नहीं सकते, और अगर आप चाहते हो सक्सेस करना तो आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इन दो को स्किप ना करें और अच्छे से करें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से मार्क्स आ जाएं, ठीक है। और बाकी जिनको मैथ आती है या फिर रीजनिंग आती है, तो आप ऐसा करना, जो भी इसमें टॉपिक है उन सारों को कर लेना, क्योंकि किसी और यूनिट को पढ़ने से, मेहनत करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इन 2 यूनिट में अपना अच्छा स्कोर करें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसके अलावा जो रीजनिंग में है उसमें एक तो होती है लेटर सीरीज, उसमें भी आपको रैंकिंग वाला, इन
जो भी रीजनिंग के टॉपिक है, आपको चाहे मैथ नहीं आती है, लेकिन आप जो भी रीजनिंग के टॉपिक है उन सभी टॉपिक को अच्छे से करना है, क्योंकि रीजनिंग तो आसान होती है। इसके अलावा जो एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन वाला, उसे तो आपको अच्छे से भी अच्छा तैयार करके जाना है, क्योंकि उसमें से लगभग एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप इन्हें अच्छे से करना। अब बात करते हैं आरसी की, यानी आरसी यानी एक पैसेज है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको डेली की एक प्रैक्टिस करनी है आरसी, एक दिन छोड़कर, क्योंकि एक दिन आपको करना है डीआई का और एक दिन करना है आपको आरसी का, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कि आप मतलब ये सोच रहे इसको हल्के में ले रहे हो कि पैसेज ही तो है, हम इसको क्वेश्चन पढ़ कर सकते हैं, तो ये भूल कभी मत करना। क्योंकि जो आरसी है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई सिंपल एग्ज़ाम है हम पढ़ कर बिल्कुल कर लेंगे, बिना प्रैक्टिस के ही कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही हो, तो आपको इसमें भी प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप आरसी कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप उनसे आरसी की प्रैक्टिस करना, आप किसी बुक से मत करना। ऐसा नहीं कि आप इसके लिए बुक लेकर आओगे या फिर किसी बुक से करना है, आपको कहीं ढूंढना है। आप सीधा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि आप जो पीवाईक्यू है वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे फर्स्ट पेपर के हो या फिर बाकी सब्जेक्ट के हो, वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हो, जो यूजीसी की वेबसाइट है उससे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको डेली का एक आरसी प्रैक्टिस करना है एक दिन छोड़कर, और एक दिन करना है डीआई का। और डीआई आप जानते ही हो कि इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं। एक जैसे सारणी हो सकती है, पाई डायग्राम हो सकता है, इनमें से। और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से रहते हैं परसेंटेज वाला, और इसके अलावा ज़्यादातर जो मिनिमम और मैक्सिमम का ये रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम का रहता है, परसेंटेज वाला रहता है और एवरेज वाला रहता है। तो आपको ये स्किप नहीं करना है डीआई वाला टॉपिक, क्योंकि ये वो यूनिट है जिससे आप, ये तीनों यूनिट है आपके लिए वरदान है। अगर आप इन तीनों में अच्छा कर लेते हो, तो आपके 15 क्वेश्चन में से लगभग 13-14 क्वेश्चन कन्फर्म है। और अगर आप और अच्छा करते हो, तो आपके इनमें से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये 15 क्वेश्चन ही आपके नेट और जीआरएफ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो इन 2 यूनिट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि इन 2 यूनिट से क्या होगा, हम इसमें मेहनत करेंगे, इससे अच्छा है हम किसी और को पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि ये वो यूनिट है, अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हो, तो चाहे एक क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसे सही कर लोगे। लेकिन और बाकी यूनिट ये है कि अगर आप चाहे कितने पढ़ लो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो उसी में से आ जाए, ठीक है। लेकिन ये यूनिट है, इससे बाहर अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और हायर एजुकेशन के बारे में, कि इनमें से आपको किस तरह से करना है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब कुछ जो पैटर्न है वो वहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के जैसे वो 6 तो आपके शायद प्रमाण है, वो 6 है, उनमें से करना है। जैसे वो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, एक तो वो टॉपिक है, वहाँ से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक है मेन, ठीक है, आपको उनमें से करना है अच्छे से। और ये कहाँ से होगा, ये होगा आपका प्रैक्टिस से, यानी जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करने से होगा। इसके अलावा जो भी एमसीक्यू है उन्हें प्रैक्टिस करने से होगा। ये जो लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट है। इसके अलावा हम बात करते हैं आईसीटी और हायर एजुकेशन की। आईसीटी में जो कुछ टॉपिक है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, और इसके अलावा मेमोरी की हो गया, और इंटरनेट में, वो भी इंटरनेट में भी प्रमुख ईमेल का हो गया। ये कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये जो टॉपिक है इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इनका अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो आप जो ये मेन टॉपिक है इनमें इन्हें अच्छे से इनके पीवाईक्यू कर लीजिए और एमसीक्यू कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आपके पास शॉर्ट में कुछ लिखा हुआ है कंटेंट, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। और बात करते हैं हायर एजुकेशन की, क्योंकि हायर एजुकेशन है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो हायर एजुकेशन है, मैंने जब अपनी तैयारी की थी उस टाइम मैंने ये स्किप कर दिया था, क्योंकि
क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि अगर आप 100% पढ़ लेते हो तो ये कन्फर्म नहीं हो जाता कि 100% पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत मान लीजिए कि अगर हम 100% पढ़ेंगे तभी हमारा नेट होगा, तभी हमारा जेआरएफ होगा। मैंने खुद ने ये यूनिट है इसको स्किप किया था तो भी मेरी AIR 4th रैंक आई थी। अगर मेरी मेरी AIR 4th रैंक आ सकती है तो आपकी नेट जेआरएफ क्यों नहीं हो सकती, आपकी भी अच्छी सी रैंक आ सकती है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप 100% ही पढ़ोगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़रूर स्किप करो किसी को, बस मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो यूनिट ऐसी लगे, यूनिट या फिर टॉपिक ऐसा लगे कि आपको उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है। किसी एक टॉपिक के पीछे लगकर कि वो समझ में आ जाए उसके पीछे टाइम खराब करने से अच्छा है कि आपको जो आ रहा है, जो अच्छे से समझ आता है, उसे अच्छे से रिवीजन कर लो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि कम से कम जो आपको आता है उनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखें, सिर्फ सिलेबस कवर करने में ही अपना टाइम खराब ना करें। ठीक है, तो आपको जो हायर एजुकेशन में भी प्रमुख जो भी टॉपिक है उनमें से कर लेना, लेकिन आपको ये जो तीनों यूनिट है इसका ये है कि इसका ज़्यादा मैटर नहीं है, यानी आपको इसका कॉन्सेप्ट पर कम आता है लेकिन ये क्वेश्चन सीधा आते हैं। स्पेशली ICT और हायर एजुकेशन का तो सीधा फैक्ट से क्वेश्चन आता है, यानी आपको एक तरह से रटना होगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन फिक्स है, कुछ टॉपिक फिक्स है, उन्हीं में से आता है, उन्हीं को घुमा कर दे देता है। इसलिए आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितने भी PYQ आज तक की हैं उन्हें अच्छे से कवर कर लो, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप PYQ को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इन 3 यूनिट की, टीचिंग की, रिसर्च की और कम्युनिकेशन की। ये वो यूनिट है जिनमें से लगभग बाकी यूनिट के बजाय क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च से क्वेश्चन 5 से ज़्यादा ही आते हैं। तो आपको ये इन 3 यूनिट पर अच्छे से ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन लगभग आते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर। ठीक है, इसमें आपकी लॉजिकल पावर क्या है वो चेक होती है। इसमें आपका किताबी ज्ञान काम नहीं आता है, ने आपको आपका पढ़ा हुआ काम आता है। इसमें काम आता है आपकी लॉजिकल पावर कितनी है, यानी आप किस तरह से सोचते हो, आप क्वेश्चन को किस तरह से हल कर सकते हो वो आता है। और आपकी लॉजिकल पावर कैसे विकसित होगी, वो विकसित होगी बार बार प्रैक्टिस करने से। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपकी लॉजिकल पावर विकसित होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको इनके PYQ और MCQ पर दीजिए। इसके अलावा आप कंटेंट चाहे मत पढ़ो अभी, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है, लेकिन आप आधा टाइम इसके लिए एक दिन आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि एक दिन आप PYQ पढ़ लो और एक दिन आप MCQ कर लो। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके प्रैक्टिस में देना है, क्योंकि अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लॉजिकल पावर विकसित होगी। और एक बात याद रखना, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई ज़्यादा पढ़ रहा है और वो उसकी मतलब टीचिंग अच्छी है, उसका रिसर्च अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अब टॉप कर रहा है तो वो एग्ज़ाम में भी टॉप करेगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर अब टॉप कर रहा है तो वो एग्ज़ाम में भी टॉप करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में सोचने की पावर, लॉजिकल पावर अब के बजाय ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की होगी, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आप इस बात से अपने को डीमोटिवेट मत करें कि बाकी कोई जो आपके साथ वाला है उसके तो 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके तो 45 सही हो रहे हैं, तो पता नहीं आपका क्या होगा। आपके बिल्कुल जैसे 50 में से किसी के 25 सही हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपके अगर 25 सही हो रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम सोल्व करते हो और एक आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम सोल्व करते हो, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी लॉजिकल पावर, आपने सोचने की क्षमता अच्छी होगी और इसी कारण आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। ठीक है, और इसके लिए बस यही है कि आप टीचिंग और रिसर्च कम्युनिकेशन इन 3 यूनिट का सिर्फ आपको PYQ और MCQ प्रैक्टिस करना है।
अब हम बात करते हैं, एक यूनिट रह जाती है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की। ये वो यूनिट है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब क्योंकि अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो ये यूनिट ऑलरेडी होती है। लेकिन अगर आपके पास ज्योग्राफी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि एक ये पूरी यूनिट मतलब अपने पूरा टाइम बर्बाद करने वाली है। ठीक है, तो आपको इस यूनिट में कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको पता है, क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे फैक्ट से आते हैं। ठीक है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट पे मत जाना, आप इसके सीधे फैक्ट पे जाना। जैसे कोई सम्मेलन है, आप सम्मेलन को याद कर लो, कौन सा कब हुआ था, उसकी थीम क्या थी, और मतलब किस देश में हुआ था, इसी उसका टाइम पीरियड क्या है, और इसी तरह से बाकी जो भी संगठन वगैरह है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। इसी तरह से मतलब आपको सीधा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये वो यूनिट है जिससे आपका टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, और अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो आपका टाइम बच भी सकता है और कम टाइम में भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और एक इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपको अभी से टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे तो इतने सही हो रहे हैं, अभी मैं जो मतलब एग्ज़ाम कर रही हूँ उसमें मेरे 25 सही हो रहे हैं, उसमें मेरे 20 ही सही हो रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आप पहले से ये धारणा अपने बारे में बना लेते हो कि आपका सही नहीं होगा, तो आपका सच में सही नहीं होगा। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि जो टॉप करते हैं, जिनकी रैंक आती है, वो भी आप में से ही कोई एक होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल होते हैं, वो कहीं उनका कोई शक्ति होती है उनके पास, वो आप में से ही होता है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी घबराए ना कि आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, सबका होगा। तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट न हो और आप अपने एग्ज़ाम पर, अपनी तैयारी पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और आपको मेरा तो बस यही मानना है कि आपको बस 3 ही मंत्र देखना है कि पहला तो है PYQ, दूसरा है MCQ और तीसरा है प्रैक्टिस। यानी PYQ देखने आपको, MCQ देखने, और इन दोनों का आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं बताती हूँ, मैंने बताया था ना आपके पास मान लीजिए 4 घंटे, इनमें से मैंने बता दिया था कि जो 30 मिनट है वो इस यूनिट को देनी है। अब पीछे रह गए, कितना टाइम रह गया, अब आपके पास पीछे रह गए 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो आपको उस 30 मिनट में आपको इस यूनिट के जितने भी फैक्ट है वो सारी याद करनी है। ठीक है, 30 मिनट में, यानी आपको डेली के 30 मिनट इस यूनिट को देनी है, और वो भी जितने भी फैक्ट हैं। और आप ऐसे कर सकते हो, जैसे एक दिन में इनके फैक्ट पढ़ सकते हो और एक दिन में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब रह गया आपके पास 3 घंटे, 3 घंटे रह गए, तो आपको उनमें से 2 घंटे डेली के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, डेली के 2 घंटे करने हैं आपको, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसके, टीचिंग के, रिसर्च के और कम्युनिकेशन के। उनमें से भी एक दिन आपको करना है PYQ और एक दिन करना है आपको MCQ। और इसके अलावा जो 1 घंटा रह गया है, उसमें से आप इसके पढ़ोगे, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन करोगे, और एक दिन आप इसका प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और एक दिन आप करोगे जैसे ICT का, जैसे आप पढ़ सकते हो हार्डवेयर, कौन कौन सी हार्डवेयर है, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कौन कौन सी है, और इसके अलावा इनपुट इकाई कौन सी है, इनपुट और आउटपुट कौन सी है। इस तरह से आप एक दिन में इनके जो भी फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं वो पढ़ सकते हो, और एक दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो समझ आ गया कि आपको 2 घंटे देना है इस 3 यूनिट को, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है। 2 दिन में से एक दिन आप, मतलब 2 दिन में से एक दिन आप पढ़ोगे MCQ और एक दिन आप करोगे PYQ, और उसके बाद 1 घंटा इसके लिए रखना है। ठीक है, 1 घंटे में आप एक दिन पढ़ोगे, जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ से सीधा फैक्ट है, उसका रिवीजन करना है, और एक दिन आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा फिर 30 मिनट आपको डेली को इसको देनी है, जिसमें से भी आप डेली के 10 मिनट एक दिन DI और एक दिन RC के लिए, और 20 मिनट के लिए एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ के टॉपिक करोगे। और इसके अलावा 30 मिनट आप दोगे जो पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की जो ये यूनिट है इसको दोगे आप। उनमें से आपको एक दिन फैक्ट पढ़ना है और एक दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हो तो मतलब आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि ये वो रणनीति बताई है मैंने जो मैंने अप्लाई की थी, क्योंकि मैंने इसी रणनीति के आधार पर अपना तैयारी की थी और AIR 4th रैंक से अपना JRF क्लियर किया था। तो उम्मीद है आपकी भी अच्छी रैंक आएगी, आपका भी अच्छे से JRF होगा, नेट होगा। तो आप अगर आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी हमने जो भी बताया है अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इसके बारे में कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।